नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल में पाठ 2 आंतरिक हलचलें इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है। आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यह है पाठ 2 आंतरिक हलचलें, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? उचित विकल्पों के सामने चौखट में ऐसा निशान लगाइए। उसमें से पहला है, आंतरिक भागों में मंद भू हलचलें कौन से घटकों पर आधारित होती है? ऑप्शन में दिया गया भूपटलों पर, गति पर और दिशा पर। इसके उत्तर में आएगा गति पर। आंतरिक भागों में मंद भू हलचलें गति पर आधारित होती हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? मंद भू हलचलें एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तब किसकी निर्मित होती है? ऑप्शन में दिया गया है दबाव, तनाव, पर्वत। इसमें आएगा तनाव। मंद भू हलचलें एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तब तनाव की निर्मित होती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल पर हलचलों की कौन सी क्रिया होनी चाहिए? तनाव, दबाव, अपक्षरण। इसमें आएगा तनाव। भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल पर हलचलों की तनाव क्रिया होनी चाहिए। अब अगला करते हैं। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट। इसके उत्तर में आएगा हिमालय। निम्न में से हिमालय वलित पर्वत है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? विस्तीर्ण पठार का तैयार होना यह किस प्रकार की भू हलचलों का परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी, महाद्वीप निर्माणकारी, क्षैतिज समांतर। इसमें आएगा महाद्वीप निर्माणकारी। विस्तीर्ण पठार का तैयार होना यह महाद्वीप निर्माणकारी प्रकार की भू हलचलों का परिणाम है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? भौगोलिक कारण लिखे। उसमें से पहला प्रश्न है, हिमालय तलहटी के पास भूमि के कंपन से इमारतें गिर गईं। गिरने से पहले वे जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। इसका कारण बताना है। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, हिमालय की तलहटी के पास भूकंप आने से भूमि में कंपन होने लगता है। दूसरा, प्राथमिक तरंगों के मार्ग में स्थित पदार्थों के कणों की हलचल तरंगों की दिशा में आगे पीछे होती है। इसके विपरीत द्वितीयक तरंगों के मार्ग में आने वाले पदार्थों के कणों की हलचल तरंगों की दिशा में लंबवत और ऊर्ध्वगामी होती हैं। तीसरा, भूकंप की प्राथमिक तरंगें भूपृष्ठ पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं, इसके बाद द्वितीयक तरंगें पहुंचती हैं। इसके कारण हिमालय की तलहटी के पास भूमि के कंपने से इमारतें गिरने से पहले जोर जोर से आगे पीछे हिलती हैं और उसके बाद गिर जाती हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? मेघालय पठार और दक्कन पठार, इनकी निर्मित में अंतर है। तो इसके उत्तर में आएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं मेघालय पठार की निर्मित। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक दूसरे की ओर आने वाली ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है, तब भूपृष्ठ पर स्थित कठोर चट्टानों पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण कठोर चट्टानों में भ्रंश निर्मित होते हैं। भूपृष्ठ की कठोर चट्टानों पर पड़ने वाले दबाव के कारण दो समांतर भ्रंशों के बीच के भूपटल का भाग ऊपर उठता है और पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए और ठीहे की तरह दिखने वाले इस भूभाग को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। मेघालय पठार इसी तरह निर्मित हुआ है। मेघालय पठार मंद भू हलचलों के कारण निर्मित हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, दक्कन पठार की निर्मित। भ्रंशीय ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा कई दरारों में से होकर बाहर निकलता है। इस ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैलता है। भ्रंशीय ज्वालामुखी के उद्गार से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। यह पठार द्रुत भू हलचलों के कारण निर्मित हुआ है। इस प्रकार मेघालय पठार और दक्कन पठार की निर्मित में अंतर है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूपट्ट सीमाओं पर दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, सक्रिय ज्वालामुखी का बार बार उद्गार होता रहता है। दूसरा, भूपट्टिका सीमा भूपटल का सबसे कमजोर भाग होता है। तीसरा, इसके कारण भूपट्टिका सीमाओं पर बार बार बड़े पैमाने पर दरारें पड़ जाती है और उन दरारों से भारी मात्रा में गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर बाहर फेंके जाते हैं। इसलिए अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूपट्टिका सीमाओं पर दिखाई देते हैं। अब अगला करते हैं।
चौथे में क्या दिया गया है, बैरन द्वीप का आकार शंक्वाकार हो रहा है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अंडमान सागर का बैरन द्वीप कुछ समय के लिए शांत रहता है और फिर कभी अचानक जागृत हो जाता है। दूसरा, इस ज्वालामुखी का उद्गार केंद्रीय स्वरूप का होता है। तीसरा, इस ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भूभाग शंकु के आकार में पर्वत की तरह ऊपर उठ जाता है, इसलिए बैरन द्वीप का आकार शंक्वाकार हो रहा है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, ज्वालामुखी उद्गार से भूकंप हो सकता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्रों का विस्तार भूपट्टिकाओं के सीमावर्ती भाग में दिखाई देता है। दूसरा, भूपट्टिकाओं की हलचल के कारण दबाव बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ के नीचे की चट्टानें टूट जाती हैं और बड़ी मात्रा में शिलारस तैयार होता है। भूपट्टिकाओं के सीमावर्ती भाग में दरारें पड़ जाने से यह शिलारस बाहर निकलता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तीसरा, ज्वालामुखी के उद्गार के समय ऊर्जा का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होने के कारण भूपटल में कंपन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के उद्गार से भूकंप आ सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर्गत हलचलें पहचानिए और नाम बताएं। मतलब इसमें कौन सी हलचल होती है उसकी नाम बताना है। पहले में क्या दिया गया है, समुद्री किनारों पर सुनामी लहरें निर्मित होती हैं, तो ये आएगा द्रुत भू हलचलें। दूसरे में क्या पूछा गया है, हिमालय या वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके उत्तर में आएगा मंद भू हलचलें। तीसरे में क्या दिया गया है, पृथ्वी के भूपटल में से तप्त लावा रस बाहर फेंका जाता है। इसमें आएगा द्रुत भू हलचलें। चौथे में क्या दिया गया, भ्रंशों के कारण भ्रंश घाटी निर्मित होती है। इसके उत्तर में आएगा मंद भू हलचलें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया गया, भूकंप कैसा होता है यह स्पष्ट करते हुए निम्न कथनों को उचित क्रम लगाइए। मतलब ये ऊपर नीचे दिया गया है, इसको हम लोग को सीक्वेंस में लगाना है, उचित क्रम में लगाना है। तो इसके उचित क्रम में आएगा पहला, भूपट्टिकाएं अचानक हिलने लगती है। दूसरा, प्रवार के भीतर हलचलों के कारण दबाव बढ़ता है। तीसरा, कमजोर बिंदु के पास भ्रंश रेखा के पास चट्टानें टूटती हैं। चौथा, संचित ऊर्जा भूकंप लहरों के रूप में मुक्त होती है। और पांचवा है, पृथ्वी का पृष्ठभाग हिलता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है भ्रंशोत्थ पर्वत और वलित पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत में पहला आएगा, आंतरिक हलचलों के कारण क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। इससे चट्टानों पर दबाव पड़ने से भ्रंश निर्मित होते हैं। और वलित पर्वत में पहला आएगा, आंतरिक हलचलों के कारण क्षैतिज दिशा में एक दूसरे की ओर आने वाली ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण मृदु चट्टानों की परत पर दबाव पड़ने से वलय निर्मित होते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत में दूसरा आएगा, दो समांतर भ्रंशों के बीच का भूपटल भाग ऊपर उठता है और ठीहे की तरह दिखने वाले भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत में दूसरा आएगा, वलयों के कारण भूपृष्ठ का भाग ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत में तीसरा, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का मेघालय पठार आदि भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। वलित पर्वत में तीसरा, हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, प्राथमिक भूकंप तरंगे एवं द्वितीय भूकंप तरंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक भूकंप तरंगे है और यहाँ पे द्वितीय भूकंप तरंगे है। तो प्राथमिक में पहला क्या आएगा, भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर जो तरंगे भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है उन्हें प्राथमिक भूकंप तरंगे कहते हैं। द्वितीय तरंगे में पहला आएगा, प्राथमिक भूकंप तरंगों के बाद भूपृष्ठ पर जो तरंगे पहुंचती हैं उन्हें द्वितीय भूकंप तरंगे कहते हैं। प्राथमिक तरंगे में दूसरा, प्राथमिक भूकंप तरंगे ठोस, द्रव और गैस इन तीनों माध्यमों में से होकर प्रवाहित हो सकती हैं। द्वितीय भूकंप तरंगे में दूसरा, द्वितीय भूकंप तरंगे केवल ठोस माध्यम में से होकर प्रवाहित हो सकती हैं। प्राथमिक तरंग में तीसरा, प्राथमिक भूकंप तरंगों के मार्ग में उपस्थित कणों की हलचल इन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होती है। और द्वितीयक में तीसरा, द्वितीयक भूकंप तरंगों के मार्ग में उपस्थित कणों की हलचल इन तरंगों की दिशा के लंबवत और ऊर्ध्वगामी होती हैं। प्राथमिक में चौथा, प्राथमिक भूकंप तरंगे द्वितीयक भूकंप तरंगों की तुलना में कम विनाशकारी होती हैं। और द्वितीयक तरंगे में चौथा, द्वितीयक भूकंप तरंगे प्राथमिक भूकंप तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी होती हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, भूकंप और ज्वालामुखी। तो यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी है, तो भूकंप के पहले में क्या आएगा,
भूपृष्ठ के नीचे की हलचलों के कारण भूपटल पर पड़ने वाला दबाव जब एक विशिष्ट सीमा के पार चला जाता है तब वहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और भूपृष्ठ कंपने लगता है। भूपृष्ठ में होने वाले इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी में पहला, पृथ्वी के प्रवार में से गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस क्रिया को ज्वालामुखी या ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। भूकंप में दूसरा, भूकंप के कारण कुछ प्रदेश थोड़ा ऊंचे उड़ जाते हैं तो कुछ प्रदेश थोड़ा धंस जाते हैं। ज्वालामुखी में दूसरा, ज्वालामुखी के उद्गार से बड़े पैमाने पर कुछ प्रदेश ऊंचे उड़ जाते हैं और इससे शंक्वाकार पर्वत अथवा ज्वालामुखीय पठार निर्मित होते हैं। भूकंप में तीसरा, भूकंप के समय शिलारस का भूपृष्ठ पर आना आवश्यक नहीं है। और ज्वालामुखी में तीसरा, ज्वालामुखी के उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ पर आता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखे। उसमें से पहला दिया गया है, भूकंप के कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, भूकंप आने के निम्नलिखित कारण है। पहला है, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूकंप आता है। दूसरा, भूपृष्ठ के आंतरिक भाग में निर्मित होने वाले दबाव, भूपट्टिका के सरकने, भूपट्टिकाओं के एक दूसरे से टकराने तथा भूपट्टिकाओं के एक दूसरे के ऊपर अथवा नीचे आने के कारण भूकंप आता है। तीसरा, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी भूकंप आता है। चौथा, इसके अतिरिक्त भूपृष्ठ के नीचे की चट्टानों में भ्रंश निर्मित होना भी भूकंप आने का कारण है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, संसार के प्रमुख वलित पर्वत कौन सी हलचलों के कारण निर्मित हुए हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, संसार के प्रमुख वलित पर्वत का निर्माण करने वाली मंद भू हलचलों के कारण निर्मित हुए हैं। दूसरा, उदाहरणार्थ हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि वलित पर्वत का निर्माण करने वाली मंद भू हलचलों के कारण निर्मित हुए हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, भूकंप की तीव्रता और मकानों का गिरना, इनके बीच किस प्रकार का संबंध है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर मकान अधिक संख्या में गिरते हैं। दूसरा, भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बाद द्वितीयक तरंगे भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती हैं। तीसरा, इन तरंगों के मार्ग में आने वाले पदार्थों के कणों की हलचलें तरंगों की दिशा के लंबवत और ऊर्ध्वगामी होती हैं। और चौथा है, इसके कारण भूपृष्ठ पर स्थित मकान ऊपर नीचे हिलते हैं और गिर जाते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, भूकंप के कारण भूपृष्ठ और मानव जीवन पर कौन से परिणाम होते हैं। इसके उत्तर में पहले लिखते हैं, भूपृष्ठ पर भूकंप का परिणाम। उसमें से पहला है, भूकंप के कारण जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। दूसरा, भूस्खलन होने से चट्टानें गिरती हैं। तीसरा, भूजल के मार्ग बदल जाते हैं। चौथा, कुछ प्रदेश ऊंचे उड़ जाते हैं तो कुछ प्रदेश धंस जाते हैं। पांचवा, समुद्र के पानी में सुनामी लहरें निर्मित होती हैं। छठवां, हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती हैं। और दूसरा है, मानव जीवन पर भूकंप के परिणाम। पहला, भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। दूसरा, यातायात के मार्ग बाधित होते हैं। तीसरा, संसार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, भूकंप तरंगों के प्रकार स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, भूकंप तरंगे निम्नलिखित प्रकारों की होती है। इसमें से 3 प्रकार दिए गए, उसमें से हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्राथमिक भूकंप तरंगे। उसमें पहला आएगा, भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर जो ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है उन्हें प्राथमिक भूकंप तरंगे कहते हैं। दूसरा, प्राथमिक भूकंप तरंगे भूकंप नाभि से पृथ्वी की त्रिज्या की दिशा से सभी दिशाओं में भूपृष्ठ पर प्रवाहित होती हैं। तीसरा, इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहते हैं। चौथा है, इन तरंगों के मार्ग के कण तरंगों की दिशा में आगे पीछे हलचल करते हैं। पांचवा, ये तरंगे ठोस, द्रव और गैसीय माध्यमों में से होकर प्रवाहित हो सकती हैं। केवल द्रव रूप प्रवार में से प्रवाहित होते समय उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर खड़ी इमारतें आगे पीछे हिलती हैं। दूसरा है द्वितीयक भूकंप तरंगे। उसमें पहला आएगा, प्राथमिक तरंगों के बाद भूपृष्ठ पर पहुंचने वाली तरंगों को द्वितीयक भूकंप तरंगे अथवा यस तरंगे कहते हैं। दूसरा, इन तरंगों को धक्का तरंगे भी कहते हैं। तीसरा, ये तरंगे नाभि केंद्र से सभी दिशाओं में फैलती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। चौथा, ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों में से होकर प्रवाहित होती हैं। ये तरंगे द्रव पदार्थों में से प्रवाहित होते समय शोषित हो जाती हैं। पांचवा,
पदार्थों के कणों की हलचल इन तरंगों की दिशा के लंबवत और ऊर्ध्वगामी होती हैं। छठवां, इसके कारण भूपृष्ठ की इमारतें ऊपर नीचे हिलती हैं। और सातवां है, प्राथमिक तरंगों से ये अधिक विनाशकारी होती हैं। तीसरा है भूपृष्ठीय तरंगे। उसमें पहला आएगा, भूकंप के बाह्य केंद्र पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के पहुंचने के बाद निर्मित होने वाली तरंगों को भूपृष्ठीय तरंगे कहते हैं। दूसरा, ये तरंगे भूपटल में परिधि की दिशा में प्रवाहित होती है। तीसरा, ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, ज्वालामुखी का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, ज्वालामुखी का उदाहरण सहित वर्गीकरण नीचे दिए अनुसार है। उसमें से पहला है उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी का वर्गीकरण, और दूसरा भी है। तो हम लोग पहले पहला देख लेते हैं। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के निम्नलिखित दो प्रकार है। पहला है केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरा है भ्रंशीय ज्वालामुखी। तो केंद्रीय ज्वालामुखी में पहला आएगा, यदि ज्वालामुखी के उद्गार के समय एक लंबी नली जैसे मार्ग से लावा रस बाहर निकलता है तो इसे केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, इस प्रकार के ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थ नली के मुख के पास फैलते हैं। तीसरा, केंद्रीय ज्वालामुखी के कारण शंक्वाकार ज्वालामुखीय पर्वत का निर्माण होता है। और चौथा है जापान का फुजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो आदि केंद्रीय ज्वालामुखी के उदाहरण है। दूसरा है भ्रंशीय ज्वालामुखी। उसमें पहला आएगा, जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा रस किसी नली जैसे मार्ग से बाहर न आकर अनेक दरारों से बाहर निकलता है तब ऐसे ज्वालामुखी को भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, इस प्रकार के ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैलते हैं। तीसरा, भ्रंशीय ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी पठार निर्मित होते हैं। चौथा, महाराष्ट्र का दक्कन का पठार भ्रंशीय ज्वालामुखी का परिणाम है। दूसरा क्या दिया गया, उद्गार के समयावधि के अनुसार ज्वालामुखी का वर्गीकरण। उद्गार के समयावधि के अनुसार ज्वालामुखी के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त निद्रिस्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में पहला, जिस ज्वालामुखी का वर्तमान में बार बार उद्गार होता रहता है उस ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान का फुजियामा, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली। दूसरा है प्रसुप्त निद्रिस्त ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी कुछ समय के लिए शांत रहता है और फिर कभी अचानक जागृत हो जाता है, उसे प्रसुप्त निद्रिस्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का वेसुवियस, अलास्का स्थित काटमाई, भारत का बैरन द्वीप। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी से एक लंबे समय से उद्गार नहीं होता और भविष्य में भी उद्गार की संभावना नहीं रहती, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7 में क्या दिया गया, आकृति के माध्यम से अधिकेंद्र, नाभि, भूकंप की प्राथमिक, द्वितीयक और भूपृष्ठ तरंगे दर्शाइए। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वाले चित्र में आपको सब दिया गया, भूपृष्ठ भी है, भूकंप नाभि भी है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, भूपृष्ठ की तरंगे, भूकंप, अधिकेंद्र, सब इसमें दिया गया। आपको इस तरीके से बनाना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, संसार के मानचित्र में निम्न घटक दर्शाइए। पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है मध्य अटलांटिक भूकंप प्रवण क्षेत्र, तीसरा है माउंट फुजियामा, चौथा है क्रेकाटोआ, पांचवा है माउंट वेसुवियस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दर्शाया वेसुवियस, यहाँ पे मध्य अटलांटिक भूकंप प्रवण क्षेत्र, यहाँ पे किलिमंजारो, यहाँ पे क्रेकाटोआ, यहाँ पे है माउंट फुजियामा, यहाँ पे है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।